अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को मैं पढ़ा रही थी अबाउट द एएनएस फार्माकोलॉजी। तकरीबन एएनएस फार्माकोलॉजी एंड पर ही है, एक ही टॉपिक रह गया हमारा इसके बाद, सिम्पैथोमिमेटिक्स के बाद। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द सिम्पैथोमिमेटिक्स और एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट। साथ साथ ही मैं आप लोगों को हिस्टामिन वगैरह स्मूथ मसल्स के जो चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ाऊंगी। तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला लेक्चर है, बिकॉज इस लेक्चर के अंदर आपको डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट डिजीजेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स एंड मेडिसिन की पिक्चर्स वगैरह भी होंगी इसमें। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब के सब और लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हमने स्टार्ट किए थे अबाउट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ द सिम्पैथोमिमेटिक्स और एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट्स। तो हमने काफ़ी सारे उनमें पढ़े थे, लाइक हमने ज़्यादातर जो पिछले लेक्चर है उसमें हमने शॉक वगैरह, एनाफिलेक्टिक शॉक, हाइपोटेंशन और इस तरह की डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा। अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है मज़ीद डिफरेंट जो कम्प्लेक्स डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में सिम्पैथोमिमेटिक्स का क्या रोल है। सबसे पहले जो हमारे पास ये आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड नज़र आ रही है आज के लेक्चर की, दैट इज़ एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं दो ड्रग्स हैं, डोपामीन इन हाई डोजेज एंड डोबूटामीन वगैरह। अब हमारे पास क्या है कि इसमें एक पॉइंट, दो बातें हैं समझने वाली। डोबूटामीन जो है वो है हमारे पास बीटा वन सिलेक्टिव एगोनिस्ट एंड डोपामीन इज डोपामीन का अपना ही एगोनिस्ट नॉन सिलेक्टिव। लेकिन हमने डोपामीन के बारे में कुछ एक स्लाइड मैंने आप लोगों को बताई थी कि डोपामीन एट लो डोजेस सिर्फ डोपामीन को करेगा, डोपामीन इन मीडियम डोजेस अल्फा को बीटा को भी करेगा, और डोपामीन इन हाई डोजेस, एक्सट्रीमली हाई डोजेस अल्फा बीटा डोपामीन तीनों को ही स्टिमुलेट कर देगा। तो यहाँ पे हम एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो काम नहीं कर रहा, यानी उसको हमने उठाना होता है, उसको हमने पंप करना होता है कि भाई जी काम करो, उठ जाओ। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बीटा वन रिसेप्टर जो कि मेजर रिसेप्टर्स होते हैं इन द हार्ट, उनको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। बीटा वन रिसेप्टर्स को होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटा वन रिसेप्टर जो है हमारे हार्ट के अंदर मेजर रिसेप्टर्स हैं। तो बीटा वन को हम लोग क्या करते हैं कि उनको स्टिमुलेट करते हैं या उनके एगोनिस्ट देकर, लाइक डोपामीन इन हाई डोजेज एंड डोबूटामीन वैसे ही बीटा वन का एगोनिस्ट है, ताकि वो हार्ट को स्ट्रांगली पंप करे, हार्ट के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करे ताकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से हम हार्ट को उठाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज एवी ब्लॉक। हमारे पास हमने पढ़े हैं नोड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एस ए नोड, देन एवी नोड, ठीक है, देन एवी नोड, फिर एवी बंडल जिसे हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, एंड देन परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि कई बार इस एवी ब्लॉक एस ए नोड के बाद इस एवी नोड के अंदर जहाँ से क्या होता है, एस ए नोड में क्या होता है कि एट्रिया से जो होती हैं वो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वो एट्रिया के अंदर सेपरेट होती हैं। देन एवी नोड के थ्रू जो इम्पल्सेस होती हैं वो वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्ट होती हैं। तो अगर उस पॉइंट के ऊपर ब्लॉक आ जाए तो क्या होगा कि लाइक ये हार्ट होगा हमारा, तो ठीक है, ये हम ऊपर से हमारे पास यहाँ एट्रिया के अंदर होगा एसए नोड। ठीक है, ये मैं से वेंट्रिकल शो कर रही हूँ, तो यहाँ पर कहीं पड़ा होगा जी एवी नोड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि एसए नोड से ये इम्पल्स आ रही है, इस एवी नोड से गुजर के वेंट्रिकल्स में जाना था। अब अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक आ गया है इस जगह पर, तो क्या होगा कि इम्पल्स एसए नोड से या एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगी ही नहीं। तो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे और बॉडी के अंदर ब्लड पंप ही नहीं होगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं आइसोप्रोटेरिनोल, जो कि हमारे पास बीटा रिसेप्टर, नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। और हार्ट में चूंकि बीटा रिसेप्टर्स ही मेजर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द पंपिंग एंड फॉर द हार्ट रेट को इंक्रीज करना एंड एक्सेट्रा वगैरह, तो उसके लिए इस वजह से हम बीटा रिसेप्टर के ही एगोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव यूज़ करते हैं ताकि बीटा वन भी स्टिमुलेट हो, बीटा टू भी स्टिमुलेट हो, ताकि ए वी ब्लॉक जो रुका कड़ा यानी जो फंसे कड़ा है वहाँ पे वो फ़ौरन से खुल जाए। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। यानी ये आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ वगैरह या ड्रामाज वगैरह में भी देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो स्लीप में चला जाता है, यानी उसकी ईसीजी फ्लैट आने लग जाती है या कुछ भी, और सांस नहीं ले रहा होता, तो उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक उसको देते हैं, उसकी चेस्ट के ऊपर जोर से मारते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक पंप देते हैं ताकि उसका हार्ट रिवाइव हो सके। या फिर अक्सर क्या होता है कि एक इंजेक्शन लेते हैं और उसके डायरेक्ट उसके हार्ट के अंदर मार देते हैं। वो इंजेक्शन किसका होता है, वो इंजेक्शन होता है एपिनेफ्रीन का। ठीक है, जो हार्ट को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है, और एपिनेफ्रीन जो होते हैं वो अल्फा बीटा जितने रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उन सबको स्टिमुलेट करेगा। न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन है ये, यानी न्यूरोजेनिक यानी ब्रेन से रिलेटेड होगी, ऑब्वियस बात है। तो ब्रेन किससे रिलेटेड अगर कोई हाइपोटेंशन हो जाए तो हम इसमें यूज़ करेंगे फिनाइल एफ्रीन। अब फिनाइल एफ्रीन क्या है,
फिनाइलेफ्रिन जो है ये हमारे पास अल्फा 1 सिलेक्टिव एगोनिस्ट है एंड अल्फा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो CNS में भी प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 2 भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हम फिनाइलेफ्रिन को देते हैं क्योंकि ये CNS यानी न्यूरोजेनिक या न्यूरो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो हाइपोटेंशन है उसको ट्रीट कर देगा। ये हमारे पास हैं जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं या जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती हैं। इनमें हमारे पास एक है टोन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की क्या टोन है, यानी पतली हुई हैं या खुली हुई हैं, डायलेटेड हैं या कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, एक्सेट्रा। इसी तरह हमारे पास हार्ट रेट है, यानी हार्ट किस रेट से बीट कर रहा है। अगर हाई रेट पे बीट कर रहा है तो ब्लड प्रेशर लो होगा बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। इसके अलावा हमारे पास आता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट जो है किस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका भी इन्वर्स रिलेशन होता है विद द ब्लड प्रेशर। ये मैंने आप लोगों को कुछ एनिमेशंस दिखाई हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है 150, 80 और 90 से काउंट किया जाता है। सही है, लो अगर होगा तो 80 to 90 होना चाहिए, नॉर्मल एंड हाई। ये आप लोगों ने ना GIF गौर से देखनी है। इसके अलावा ये आप लोगों को एक GIF दिखा रही हूँ मैं, जिसमें क्या हो रहा है कि ये हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये देखें, और ना ये किडनी को इफेक्ट कर रहा है, यानी हाई ब्लड प्रेशर हाईली इफेक्ट्स या बैडली इफेक्ट्स द किडनीज। तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोटेंशन इन स्पाइनल एनेस्थीसिया ड्यू टू एंटी हाइपरटेंसिव्स। अब हम लोग क्या करना होता है कि ना हाइपोटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि ना हम बॉडी के अंदर जारी बात है हाइपोटेंशन हो गई या स्पाइनल, सबसे पहली बात तो है स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया ये होता है कि एक पेशेंट है उसकी अगर हमने सर्जरी करनी है फ्रॉम द abdomen तो नीचे, जिससे कि C सेक्शन होता है, तो उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दी जाता है। उसकी कमर में या उसकी बैक के अंदर एक डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको हम कहते, जो वो इंजेक्शन मोस्टली एफिड्रीन का होता है। ठीक है, एफिड्रीन लगाते हैं ताकि वो एनेस्थेटाइज हो जाए, यानी वो बिल्कुल सुन्न हो जाए उसका बॉडी का लोअर पार्ट, यानी लोअर जो हमारे पास लिम्ब होता है एक तरह का, तो वो उसको सुन्न करने के लिए हम उसको देते हैं एफिड्रीन। और उसके दौरान अगर गलती से किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर, यानी एफिड्रीन के इंजेक्शन देने के बाद अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए या फॉल कर जाए, तो तब हमने उसको बचाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने उसको रिप्लेस कर देना है ब्लड एंड फ्लूइड वॉल्यूम। यानी अगर उसका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है तो उसको ब्लड लगा दो, क्योंकि सर्जरी के दौरान जाहिर बात है कि उसका ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो आप या तो उसे ब्लड लगा दो या सिलाइन लगा दो या रिंगर सोल्यूशन लगा दो ताकि वो रिवाइव कर जाए। तो ये आप लोगों को एक बात बताई गई है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है। व्हाट इज़ दिस एल्डोमेट के बारे में मैंने आप लोगों को जब लेक्चर सिम्पैथोमेटिक्स की, मेरे ख्याल से पिछला लेक्चर है, उसमें मैंने आप लोगों को बताए थे अबाउट द अल्फा 2 एगोनिस्ट। ये सारे लिखे हुए हैं, क्लोनिडीन, ग्वान अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वान बेंस एंड ग्वान एफेसिन। यानी इनके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। यानी आप लोगों ने प्री इक्लेम्पिया का नाम सुना होगा इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एम्ब्रियो में। उसका क्या मतलब होता है कि कई फीमेल्स होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, जो हाईली डेंजरस होता है फॉर द डेवलपिंग फीटस। सो इट शुड नॉट बी दैट मच हाई, एंड इट अगर हाई है भी सही तो यू शुड करेक्ट इट, फ़ौरन से इसको ठीक करना चाहिए। तो उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए अब जारी बात है कि कई सारी मेडिसिन है, हम कोई भी मेडिसिन फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल को सजेस्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज कई सारी मेडिसिन जो होती हैं वो फीटस के लिए हाईली डेंजरस होती हैं। तो मेडिसिन भी काफ़ी सोच समझ के देनी पड़ती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक मेडिसिन हमारे पास एल्डोमेट जिसमें हमारे पास अल्फा मिथाइल डोपा या इनमें से कोई भी ड्रग हो किसी भी मेडिसिन के अंदर, तो वो सेफ होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री इक्लेम्पिया। तो ये दीज आर सेफ ड्रग। ये आप लोगों के MCQs और क्विजेस में आप लोगों से अक्सर पूछेंगे कि एल्डोमेट का क्या यूज़ है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मिडोड्रीन है। बिकॉज अगर इसमें होता क्या है कि एक पेशेंट खड़ा है या बैठा है, यानी उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा तो वो उससे चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और इवन ही विल फॉल अनकॉन्शियसली। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्रॉप करे एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्रॉप करेगा, तो हम उसको लेबल कर देंगे कि जी हाँ ये अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का पेशेंट है। और मिडोड्रीन इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। बुक में आप लोगों का लिखा हुआ है एफिड्रीन, लेकिन आप लोगों ने मिडोड्रीन को चूज़ करना है बिकॉज मिडोड्रीन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। एफिड्रीन भी है लेकिन मिडोड्रीन इज़ बेटर चॉइस। अब ये हमारे पास है कार्डियक अरिथमियाज या SVT मीन्स सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया।
कार्डियक अरिथमियास का मतलब क्या होता है कि जब हार्ट जो बीट होती है वो नॉर्मल नहीं रहती और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो या उसको कंट्रोल करना होता है हमने, इवन 250 350 तक पहुंच जाती है, तब हमने हाईली डेंजरस होती है, पेशेंट को हार्ट अटैक का चांसेस होते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब क्या है कि सुप्रावेंट्रिकुलर यानी ये वेंट्रिकल्स है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर जो होगा वो टैकीकार्डिया को, यानी एक तरह का आप लोग समझ लें कि एट्रिया के अंदर, यानी इन दो बेचारे जो एट्रिया हैं जो मैंने बहुत ही गंदे बनाए हैं वैसे तो, इनके अंदर जो होगा ना अरिथमिया आएगा, या इनके अंदर हार्ट बीट जो होगी वो ज़्यादा आ रही होगी, तो उसको हम कहेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फिनाइल एफ्रीन दे देते हैं जो कि सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है। अब इसको हम क्यों देते हैं, बिकॉज ये जो होगा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा अप टू 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू हार्ट रेट खुद ब खुद कम हो जाता है, तो इस तरीके से हम फिनाइल एफ्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमियाज। नेजल डिकंजेस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर क्या होता है कि ना सर्दियाँ हों तो या मौसम जब भी चेंज होता है तो क्या होता है कि ना ये हमारी जो साइनसेस हैं, हमारी आंखों के अंदर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है अक्सर लोगों को। लाइक ये देखें, ये हमारी साइनसेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास फ्रंटल साइनस है, ठीक है, ये हमारे पास फिनॉइड साइनस है, आंखों के बिल्कुल नीचे में एथमॉइड है, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिलरी साइनसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि नोज़ के अंदर अक्सर स्पूटम होता है, जो कि क्या होता है सिवियर कंडीशन के अंदर, ये देखें स्फिनॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस एंड ये मैक्सिलरी साइनस, इनके अंदर जाके एक्सेस इन्फेक्शन के दौरान जो स्पूटम होता है वो इन साइनसेस के अंदर जाकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना नेज़ल नाक बंद होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और सर में शदीद किस्म की दर्द होने लग जाती है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है, ये भी देखें इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है इसका पूरा का पूरा म्यूकोसा ऑफ द नेज़ल, ठीक है, इसकी मैक्सिलरी साइनस आप लोगों को नजर आ रही है, ये लटका पड़ा है, ये देखिए ना बल्ज हुआ हुआ है, स्वेल हुआ हुआ है, इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेम का क्या मतलब होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, एडिमा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर हो रही हैं इसके अंदर। तो हमने इसको ठीक करने के लिए क्या करना है कि इन वेसल्स को या इसकी स्किन को पीछे की तरफ धकेलना है, यानी पीछे हो जाए, ताकि जो है ना ये पेशेंट जो है वो इजीली सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। इस मिकोसा की बल्जिंग होने की वजह से जो है ना ये पेशेंट सांस नहीं ले पाता और ना इसका जो नाक होता है वो बंद बंद से महसूस होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम नेज़ल डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास निफेजोलिन है, ठीक है, निफेजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, एफिड्रिन एंड सूडोएफिड्रिन, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ड्रग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अक्सर लोगों के घर में ये तो मौजूद ही होता है, जाइनोसिन के नाम से एक स्प्रे आता है, होता तो बहुत ही गंदा, बिकॉज अजीब सा जायका मुंह के अंदर भी आना ही लग जाता है। इसकी रीज़न क्या होती है, बिकॉज नोज़ का थ्रोट के साथ भी ताल्लुक है और आई के साथ भी ताल्लुक है। तो क्या होता है कि ना हम इसके थ्रू जो है ना नेज़ल डिकंजेस्टेंट इस जाइनोसिन के थ्रू नाक को खोल सकते हैं, बिकॉज ये क्या करता है कि ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट करा देता है जो वेसल्स यहाँ पे बल्ज करके बाहर निकली हुई होती हैं या जो स्वेल कराती हैं, तो इस तरह वो क्या करती हैं, वो खींच जाती हैं पीछे की तरफ और जो सांस बहाल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए पेशेंट जो होता है वो इजली जो होगा वो सांस ले पाएगा। इसके अलावा एक और है राइनोस, ये तो जाइनोसिन है ना, इसके अलावा राइनोसोन नेजल स्प्रे है जिसमें निफेजोलिन है, ये जाइनोसिन से भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये फ़ौरन जल्दी एक्ट करता है, वो भी बहुत जल्दी एक्ट करता है, लेकिन जो है ना ये उससे बेहतर है कह सकते हैं, यानी इससे ये अच्छा होगा, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दो भी आप लोगों को मिल जाए इन दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चंस इन पेशेंट, यानी ये जो हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं ये आप लोगों ने किन किन पेशेंट्स में नहीं देने, एक हाइपरटेंशन के पेशेंट में नहीं देने, ये जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में नहीं देने, एंड माओ इनहिबिटर्स यानी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो पेशेंट यूज़ करें उनको नहीं देने। बिकॉज अब हाइपरटेंशन क्यों नहीं देते, हाइपरटेंशन में क्यों नहीं देते, बिकॉज अल्फा एगोनिस्ट हैं ये, और अल्फा जो होते हैं वो वेजो को स्ट्रिक्ट करा के ब्लड वेसल्स को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ही पेशेंट को हाइपरटेंशन है, साथ में आप ये मेडिसिन देना शुरू कर दो तो उसका तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाना है, उसको तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। इसी तरह बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया इसमें भी नहीं देना, एंड माओ इनहिबिटर्स में भी नहीं देना, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों ने चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है कि आप लोगों ने किन कंडीशंस में नहीं देना है इनको, जाइनोसिन वगैरह को या नेजल डीकंजेस्टेंट्स वगैरह को, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे आप लोगों से, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज और वाइवास में भी पूछ सकते हैं कि किन में नहीं देना। इसके अलावा ये एरिनेक फोर्ट के बारे में तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है, एरिनेक एंड आयरनेक फोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है कि इसकी जो
इसकी जो है ना डोजेज की अमाउंट यानी इसकी जो मिलीग्राम्स है वो इंक्रीज कर दिए हैं। इसको 200 मिलीग्राम है तो ये 400 मिलीग्राम डबल है। यानी अगर आप इसको 3 टाइम्स दिन में यूज़ करें एरिनेक को, तो आप एरिनेक फोर्ट को दिन में 2 टाइम्स यूज़ करोगे। तो ये हाँ मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो फ्लू हो, कफ हो, फीवर हो, नेजल कंजेशन हो, साइनसाइटिस यानी ये जिस तरह मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया कि अगर साइनसिस में ये इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये देखें स्पूटम भर जाए, इनमें स्वेलिंग हो जाए, दर्द होने लग जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, एरिनेक फोर्ट यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा इस साइनसाइटिस होने की वजह से जो सर में दर्द होता है वो एरिनेक फोर्ट से वो भी रिलीव हो जाएगा। फैक्सर डी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक एंटी एलर्जिक है एंड नेजल डीकंजेस्टेंट है। यानी पानी की तरह नाक से अगर फ्लू बह रहा है, लेकिन ये होना चाहिए ड्राई कफ होनी चाहिए, इसमें फीवर नहीं होना चाहिए और सिर्फ फ्लू पानी की तरह नोज बहना चाहिए, ठीक है। स्पूटम या इस तरह का फ्लू होगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये फैक्सिड डी ये हमारे पास सूडो एफिड्रीन सिम्पैथोमिमेटिक्स इसके अंदर है। तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, या तो एलर्जिक की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है या बहुत ज़्यादा कफ हो रही है, गला सूख रहा है, तो ड्राई कफ हो, ड्राई फ्लू हो, मतलब स्पूटमी ना हो, ठीक है, थिक फ्लू ना हो, सिर्फ पानी की तरह हो, तो आप लोग उसमें फैक्सर डी देंगे। और साथ में फैक्सर डी तब देनी है जब आप पेशेंट को साथ में फ्लू ना वो फीवर ना हो, सॉरी। एस्थमा में हम लोग यूज़ करते हैं, भी हम लोग एस्थमा का पूरा एक चैप्टर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी आप लोगों को बताऊंगी। बीटा 2 एगोनिस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, एल्बिट्रोल, पीरबिट्रोल, टेलब्यूटलीन, सेलमेट्रोल, फोरमेट्रोल एंड डेक्टरोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे ड्रग्स यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, बिकॉज ये सारे बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। एंड बीटा जो एगोनिस्ट हैं वो ब्रोंको डायलेशन करते हैं, ब्रोंकाई डायलेट कर देते हैं ताकि पेशेंट ईजिली सांस ले सके। सीओपीडी का सेम ट्रीटमेंट है, इसमें हमारा जो पल्मोनरी ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है ये। एलर्जिक रिएक्शंस हैं या एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, तो इसमें एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस है। एलर्जिक रिएक्शन मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी एनाफाइलैक्टिक शॉक की, वो भी एक एलर्जिक रिएक्शन है। कोई इंसेक्ट का बाइट कर जाए या किसी ड्रग की वजह से एलर्जी हो जाए या पोलन की एलर्जी हो जाए या गंदम खाने से एलर्जी हो जाए, किसी भी तरह की अगर पेशेंट को एलर्जी हो जाए और उसके अंदर एनाफाइलैक्टिक शॉक आना शुरू हो जाए या हाइपर सेंसिटिविटी आना शुरू हो जाए, तो आप लोगों ने उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है जी, एपिनेफ्रीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है, यूएचएस का भी एमसीक्यूज है और वैसे वैसे भी आप लोग से वाइवा में पूछेंगे। ऑप्थेल्मिक यूजेस यानी इसको हमने यूज़ करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्या कहते हैं उसे, एक्वस ह्यूमर को कम करने के लिए या ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रोमिनिडीन। अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं ये लोग भी, इनको यूज़ करते हैं बिकॉज अल्फा 2 ने क्या करना है, डिक्रीज कर देना है सिक्रीशंस ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन ही कम हो जाएगी तो इंशाल्लाह ग्लोकोमा भी ठीक हो जाएगा, और ग्लोकोमा भी यानी एक्सेस एक्वस ह्यूमर होता है ना ग्लोकोमा में, तो वो भी कम हो जाएगा। तो ऑप्थेल्मिक यूजेस में हम एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रोमेनिडीन यूज़ करते हैं बिकॉज ये डिक्रीज कर देते हैं एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन, और इस तरीके से ये डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर इन द आई और ग्लोकोमा ट्रीट हो जाता है। नार्कोलिप्सी है, इसमें हम लोग हाइपर इंसोमनिया है, ठीक है, हाइपर इंसोमनिया और डे टाइम स्लीपिंग, यानी पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोएगा, एक्सेसिव स्लीपिंग उसकी होगी, ठीक है, डे टाइम स्लीप कर रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, इवन जिस बैठे बैठे भी सोना शुरू कर देगा, इनएक्टिव पेशेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो मेडिसिन देनी है वो है एम्फीटामीन, मेथएम्फीटामीन एंड मोडोफनिल। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं ये भी, ठीक है। इवन जो अक्सर लोग होते हैं अब यानी मेडिकल स्टूडेंट्स में वैसे ज़्यादा पाया जाता है, जब देखो जब इनको ज़रा सा भी टाइम मिलता है तो दे वांट टू स्लीप, ठीक है। तो ये नार्कोलिप्सी, एक्सेसिव स्लीपिंग या हाइपर इंसोम्निया, उनमें ये है उसके ट्रीटमेंट के लिए कि उसको ठीक करने के लिए या जागने के लिए या नींद की बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम एम्फीटामीन, मेथएम्फीटामीन एंड मोडोफिनिल देंगे। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें भी हम वही देंगे। अब इसमें ADHD में होता क्या है कि एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, यानी जो बच्चा होगा ना इधर उधर भागता रहेगा, ठीक है, खेलता कूदता रहेगा, उसे एक जगह पर सुकून नहीं आना, ठीक है, इम्पल्सिवनेस होगी, और लेकिन उसके अंदर कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं होना, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ अटेंशन के साथ, वो कोई लेक्चर हो रहा है तो उसको अटेंड नहीं कर पाएगा, बल्कि वो क्या करेगा ना, हाथ हिलाता रहेगा, पाँव हिलाता रहेगा, ये भागता रहेगा, या फिर ये सोचेगा कि मैं यहाँ से कैसे फरार हो जाऊँ। अक्सर हम भी वैसे ऐसे ही करते हैं। तो ये लेकिन वो कोई डिसऑर्डर नहीं होता हमारे अंदर, बिकॉज वो हम कभी कभी करते हैं। तो इस बात को आप लोगों ने ना ज़रा सोच के, तो ये आप लोगों ने ना ज़रा देख के करना है। ADHD में ना जो पेशेंट होते हैं ना वो
कॉन्टीन्यूसली काफ़ी लंबे अरसे तक ये ऐसे होते हैं कि वो लोग मोटर एक्टिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अटेंशन उनके अंदर ज़रा नहीं होती। तो उसको ठीक करने के लिए भी हम ये मेडिसिन देते हैं, एम्फीटामीन, मेथएम्फीटामीन एंड मिथाइलफेनिडेट। तो ये भी आप लोगों के एसएक्यूज या एमसीक्यूज का पॉइंट है। वेट रिडक्शन है एम्फीटामीन एंड मेथएम्फीटामीन। तो देख लें इस एम्फीटामीन एंड मेथएम्फीटामीन के कितने सारे यूजेस हैं। वेट रिडक्शन हो गया, एडीएचडी हो गया, नार्कोलेप्सी हो गया। तो ये सारी एम्फीटामीन एंड मेथएम्फीटामीन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, एनोरेक्सिक एजेंट है एंड सेंट्रल एपेटाइट सेपरेशन, यानी ये ब्रेन के अंदर जाकर ना ये भूख को कम कर देते हैं और भूख के लगने की जो है ना तरीका उसको सप्रेस कर देते हैं, यानी पेशेंट को भूख ही कम लगेगी। ठीक है, और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरा हर टाइम जो है ना पेट भरा हुआ है, भूख लगे ही नहीं है। तो ये वेट रिडक्शन के भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। यूराइनरी इनकॉन्टिनेंस है तो एफिड्रीन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, यानी जो पेशेंट होते हैं ना क्या करते हैं कि अपने बावल को या अपने ब्लैडर वगैरह को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक्सेसिवली मिक्चुरेशन होती रहती है, यूरिनेशन करते रहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग एफिड्रीन यूज़ करते हैं। एफिड्रीन इसके यूज़ करते हैं चिल्ड्रन में भी और एल्डरली में भी। अक्सर बच्चे रात को जो होते हैं वो मिक्चुरेशन का कर देते हैं या यूरिनेट कर देते हैं सोते हुए भी। तो उसके ट्रीटमेंट में या उसको ठीक करने के लिए भी एफिड्रीन इस्तेमाल किया जा सकता है। एफिड्रीन हेल्प करता है इन कंट्रोल ऑफ ब्लैडर। टोकोलिटिक्स का क्या मतलब होता है? टोकोलिटिक्स का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यूरेटर की टोन को ब्रेक कर सकें। ठीक है, यानी हमने यूरेटर को ब्रेक करना है, यूरेटर की टोन को ब्रेक करना है, यूरेटर को या यूट्रस, आई एम सॉरी, यूट्रस को रिलैक्स करना है, यूट्रस की टोन को ब्रेक करना है। उनको हम टोकोलिटिक्स कहते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है टोकोलिटिक्स की, यानी इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी वक्त से पहले डिलीवरी को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं दीज ड्राइड एजेंट्स टोकोलिटिक्स जिनको हम कहते हैं, जिनमें हमारे पास आएंगे यूज सिम्पैथोमिमेटिक्स में बीटा 2 एगोनिस्ट जिनमें है रिटोड्रिन एंड टर्ब्यूटालिन। ये आप लोगों से पूछेंगे वाइवास एंड एमसीक्यूज के अंदर। मैग्नीशियम सल्फेट बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एटोसिबान एंड एनसेड्स। एटोसिबान इट इज़ एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का एंटागोनिस्ट है एटोसिबान। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, एक लिस्ट है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं टोकोलिटिक्स के नाम बताएं या टोकोलिटिक्स क्या होते हैं। एंड ऑक्सीटोसिन का क्या मतलब होता है? जिन्होंने यूट्रस की जो टोन है उसको बढ़ाना है, यानी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, उनमें हमारे पास ऑक्सीटोसिन खुद है। एंड मेजोप्रेस्टोल एंड मिथाइल एर्गोनोविन है, ये हमारे पास एर्गोटालग्लाइड है जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ एक आध बारी में। ठीक है, इनमें हमारे पास टर्नलीन है, टिस में हमारे पास टिजानिडीन है, अल्फा 2 एगोनिस्ट, मूव एक्सिस में हमारे पास टिजानिडीन है, अल्फा 2 एगोनिस्ट। ये हम तब कब यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं जब कोई पेशेंट लंबे अरसे तक वॉक करता रहा हो जो उसने पहले कभी ना किया हो। ठीक है, लेकिन यानी जैसे नए नए लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनकी मसल्स अकड़ जाते हैं और कॉन्टॉर्ट हो जाते हैं और उन पेन होने लग जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट में हम मूवएक्स या टर्नलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ये मसल रिलैक्सेंट्स हैं। इसके अलावा हाँ, यूट्रस को रिलैक्स नहीं करवाना इनसे, ना किसी और, सिर्फ मसल रिलैक्सेंट है, यानी एक्सेसिव वर्किंग की वजह से, एक्सेसिव भागने दौड़ने की वजह से, एक्सेसिव वॉकिंग की वजह से, या लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सरसाइज या लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज़ या वर्क की वजह से अगर मसल टॉट हो जाए तो तब आप लोगों ने ये टर्नलिन और मूवएक्स का इस्तेमाल कराना है जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट्स हैं। जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग यूज़ करते हैं डेक्समेड्रोटोमिडीन को, अल्फा 2 एगोनिस्ट है हमारे पास। इंटेंसिव आईसीयू के अंदर पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो ओपियाइड्स होते हैं वो हमें कम देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपियाइड्स वैसे तो एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं ना, प्रोपोफोल वगैरह पेन को कंट्रोल करने के लिए। एंड इस वजह से हम डेक्समेड्रोटोमिडीन को इस्तेमाल करते हैं ताकि एनेस्थीसिया में हेल्प हो जाए, एनेस्थीसिया जल्दी गेन हो जाए और जो है हमें ओपियाइड्स कम इस्तेमाल करने पड़े। सेकेंडली ओपियाइड्स महंगे भी काफ़ी होते हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास एक चीप या एक क्या कहते हैं इकोनॉमिकल आप ट्रीटमेंट हो गया कि हम डेक्समेड्रोटोमिडीन को मिला देते हैं विद ओपियाइड्स लाइक प्रोपोफोल एंड अदर्स भी हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन फर्दर लेक्चर्स। इसके अलावा जो है इट डज नॉट डिप्रेस वेंटिलेशन, डेक्समेड्रोटोमिडीन की वजह से वेंटिलेशन यानी सांस जो होता है वो नहीं डिप्रेस होता, जो सिर्फ ओपियाइड्स यूज़ होने की वजह से हो जाता है। ये हमारे पास है जी रोल इन लोकल एनेस्थीसिया। ये हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, एपिनेफ्रीन जो होती है ये हम यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स लाइक लिडोकेन वगैरह को विद एपिनेफ्रीन या विद सिम्पैथोमिमेटिक्स,
क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करा देते हैं। जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, तो जो एनेस्थेटिक का कंपाउंड होता है ना, लाइक लिडोकेन, वो उसी जगह पे रुक जाता है। अब लोकल एनेस्थेटिक होते भी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए है ना, यानी स्पेसिफिक जगह को हमने करना होता है, एनेस्थेटाइज करना या सुन करना होता है, तो उस जगह की वेजो कंस्ट्रक्शन करा देती है सिंपैथोमिमेटिक्स लाइक एपिनेफ्रिन। तो क्या होता है कि वहाँ ब्लड फ्लो रुक जाता है। जब ब्लड फ्लो रुक जाता है तो वो उस जगह पे रुका रहता है और काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें एनेस्थीसिया मिल जाता है, यानी सुन्न हो जाती है वो जगह और हम इजीली सर्जरी कर पाते हैं। तो एक क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो है वो लेस लोकल एनेस्थेटिक की डोज हमें कम देनी पड़ती है, बिकॉज लोकल एनेस्थेटिक जितना हमने इंजेक्ट किया है वो उसी जगह पे खड़ा है। तो इस वजह से हमें एक ही डोज या दो डोजेस के अंदर ही हमें कंप्लीट एनेस्थीसिया अचीव हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि क्योंकि वेसो कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्लड फ्लो वहाँ से नहीं हो रहा, रुक गया है, तो जो हमने ड्रग इंजेक्ट किया है वो फर्दर बॉडी के अंदर फैल नहीं पाएगा। तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी या बॉडी के अंदर फर्दर उस ड्रग या लिडोकेन की वजह से टॉक्सिसिटी नहीं होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इसका क्या है? जारी बात है, क्योंकि इसका रिवर्सल डिले हो जाता है, इसको रिवर्स हम इजीली नहीं कर सकते। हाँ, इसके रिवर्स के लिए हम सिम्पैथोलिटिक्स में से ड्रग यूज़ करते हैं, फेंटोलामीन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यूज के लिए लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये सारा लेक्चर गौर से सुना होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। एंड वेरी वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट हमारा एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट का जो लास्ट लेक्चर है, 4 लेक्चर्स बने हमारे पास एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट के, वो कंप्लीट हो गया है एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है एएनएस का, वो हम स्टार्ट करेंगे द सिम्पैथोलिटिक्स। थैंक यू सो मच एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड सबको साथ शेयर भी कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।